मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फिर से मेरे व्यूअर के रिक्वेस्ट के ऊपर हम फिर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिमेनिंग सिलेबस जो था उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सिलेबस की जो आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर फर्स्ट जो है उसकी यूनिट 6 तक के मैं यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट 7 एंड रिमेनिंग जो है वो हम अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट जो है वो यूज़फुल लग रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है और आपको मेरे वीडियोज़ समझ में आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का पहला टॉपिक है, जो कि है जनरल कंसेप्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं हिंदी में हम यहाँ पर इसे कहेंगे पादप आकारिकी का सामान्य सिद्धांत क्या होता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की या माइक्रोब्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी साइज़, शेप और स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम कहें कि उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के हम साइज, शेप और स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं उसका नाम आप आगे जोड़ दीजिए तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। जस्ट लाइक बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी। तो आप फाइटो एंड प्लांट के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो हम अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स का, और एनिमल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स का। जब हम इसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स किस तरीके से अरेंज है इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी जो है उसमें भी मॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम ये कहें कि जब हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो हम एनाटॉमी को भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि जब हम कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो भी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। और रियलिटी में एग्जैक्टली अगर हम कहें तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों ही दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, ये प्लांट्स की वो स्टडी है, क्योंकि हम यहाँ प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्लांट्स की स्टडी जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रही है, उस प्लांट के बारे में सभी जनरल और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रही है कि उस प्लांट में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने पार्ट्स हैं और वो पार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या किस तरीके से यूज़फुल हैं, उन सब की स्टडी हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में करते हैं। अब जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की, तो हम यहाँ पर देखें कि मॉर्फोलॉजी शब्द जो है ये कहाँ से आया है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हमें पहले उसके जो टाइटल है उसी से समझना होता है। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, मॉर्फे एंड लोगोस। मॉर्फे का मतलब होता है शेप एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी और रिसर्च। मतलब सीधा सीधा अगर हम कहें कि अगर हम शेप की स्टडी कर रहे हैं या उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हम मॉर्फोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, अगर हम कहें कि जब हम किसी प्लांट की एक्सटीरियर फॉर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट और उस कंप्लीट प्लांट की बॉडी और उसके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उसे हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स फॉर्म्स जो हैं वो किसको रिफ्लेक्ट करती है, अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को करती है रिफ्लेक्ट। जस्ट लाइक कि भी पहले कैसे प्लांट थे, अब कैसे हो गए, उस समय प्लांट्स के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज़ें थी, अब वो चीज़ें क्या हो गई, इनके बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पर आपको
डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि भाई प्लांट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का इनटेक करते हैं। कहाँ से? बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी सतह से वो वाटर एंड मिनरल लेते हैं। एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट लेते हैं। अबव एनवायरनमेंट से तो CO2 एंड लाइट ले रहे हैं, और लोअर एनवायरनमेंट से या बीनीथ द अर्थ से वो क्या ले रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स ले रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि इन सब चीज़ों के लिए ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए वो किस तरीके से किन पार्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए किसी प्लांट में 3 बेसिक ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है जो कि इन चीज़ों के अंदर हेल्प करते हैं। तो प्लांट के 3 बेसिक ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब जब हम बात करते हैं रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम क्या होता है? देखिए, रूट कहाँ से डेवलप होती चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रूट जो है जब सीड जर्मिनेट होता है, तो सीड जर्मिनेट जब होता है तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से ही जो है रूट सिस्टम ग्रो होता है। जब हम बात करते हैं शूट सिस्टम की, तो अगेन ये भी जर्मिनेटिंग सीड से ग्रो होता है, लेकिन ये किस पार्ट से ग्रो होता है? प्लूम्यूल से ग्रो होता है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि रूट सिस्टम जर्मिनेटिंग सीड के किस पार्ट से ग्रो होता है, तो रेडिकल, हिंदी में मूलांकुर। शूट सिस्टम किस पार्ट से ग्रो होता है? प्लूम्यूल, इंग्लिश हिंदी में प्रांकुर। ठीक है, अब थोड़ा सा इन बॉडी पार्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं, डिटेल में हम नहीं देख रहे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, रूट क्या है? रूट एक वेस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्लांट को सॉइल में एंकरिंग करता है, प्लांट को सॉइल में सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। क्या करता है? देखिए, मिनरल एंड वाटर को कलेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या जो भी अन्य दूसरे रिजर्व्स होते हैं उनको स्टोर करता है। ये सारे, और ये किसके अंदर आता है? ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक पार्ट है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि रूट का क्या बेसिक फंक्शन है, तो रूट के बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट वन इज़ अ वेस्कुलर ऑर्गन, सेकंड वन एंकरिंग करता है, थर्ड वन इज़ सैप को कलेक्ट करता है, मिनरल्स एंड वाटर को, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर रिजर्व्स को स्टोर करके रखता है। समझ के? नेक्स्ट अगर हम कहें कि जब रेडिकल इलोंगेट होती है, तो जब उसका इलोंगेशन होता है तो क्या बनती है? रूट बनती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डाइकोट प्लांट की, जिन्हें हिंदी में हम द्विबीजपत्री पादप कहते हैं, इनके अंदर एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। जो ये प्राइमरी रूट जो है बहुत डीपली सॉइल के अंदर ग्रो होती है। इसी प्राइमरी रूट से सेकेंडरी और लेटरल रूट्स निकलती हैं। ठीक है, जो इसी की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। जस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये प्राइमरी रूट है, इससे सेकेंडरी रूट निकली, इससे टर्सरी रूट निकली, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अभी मैं आगे आपको डायग्राम से समझा दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके का रूट सिस्टम जिसमें एक प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है वो एक मेन रूट से और उसकी ब्रांचेस से डेवलप होता है। जनरली जो प्लांट्स टॉल इरेक्ट होते हैं, जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस रीजन होता है, उनके अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। और टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल वर्टिकल रूट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। टैप रूट जो है वो प्लांट को स्टेबल करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ जो है ये इसको अच्छे से एंकरिंग में स्टेबिलिटी के साथ साथ वाटर और मिनरल्स इनटेक के अंदर भी हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। तो एग्जाम्पल अगर आता है आपके पास में कि टैप रूट सिस्टम का एक एग्जाम्पल बताइए, तो है मस्टर्ड प्लांट। यहाँ देखिए टैप रूट सिस्टम है, बीच में जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये क्या है? ये है प्राइमरी रूट, प्राइमरी टैप रूट। प्राइमरी टैप रूट से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी टैप रूट। सेकेंडरी टैप रूट से जो अदर ब्रांचेस निकलती है उसको टर्शरी रूटलेट कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर एक मेन प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है, जो मोटी सी रूट आपको बीच में दिख रही है,
वो प्राइमरी रूट होती है, जिसको हम टैप रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। हमने अभी डाइकोट प्लांट्स की बात की थी। जब हम बात करते हैं मोनोकोट प्लांट्स की, जिन्हें हम एक बीजपत्री पादप कहते हैं, उनमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होती और वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, जब वो रिप्लेस हो जाती है तो स्टेम के बेस पर एक फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप होता है। रेशेदार मूल तंत्र भी इसको कहते हैं। इसको हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी कहते हैं, हिंदी में अपस्थानिक मूल तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें प्राइमरी रूट नहीं होती, उसमें प्राइमरी रूट होती है, लेकिन ये प्राइमरी रूट जो है वो बहुत जल्दी मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से टैप रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी रूट जो है वो तो हट गई। अब स्टेम के बेस से बहुत सारी छोटी छोटी लिटिल रूट्स निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और इन्हीं एडवेंटिशियस रूट्स के कारण हम इसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ही रूट सिस्टम जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। ये टैप रूट सिस्टम है, जिसमें सेंटर में एक प्राइमरी रूट है। फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर कोई भी मेन रूट जो है आपको नहीं दिखती है। बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस जो है यहाँ पर, बहुत सारी रेशे जो हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे आप मूली के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। डाइकोट प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शूट सिस्टम की। तो जिस तरह से रूट सिस्टम बहुत नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी प्लांट का, उसी तरीके से शूट सिस्टम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। शूट सिस्टम जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली, अगर हम कहें कि प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम पर प्लांट के अदर पार्ट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, जस्ट लाइक इस पर लीव्स, बर्ड्स, ब्लूमिंग स्टेम्स, फ्लावरिंग बर्ड। ठीक है, ये सारे जो हैं उसी शूट सिस्टम के ऊपर लगे हुए होते हैं। मेन स्टेम भी शूट सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब शूट जो है, इसका क्या मतलब है, शूट जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी स्टेम कह सकते हैं, या स्टेम जो है इसका एक पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो शूट सिस्टम में कुछ और पार्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, जो है नोड्स, इंटरनोड्स। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ टर्मिनल बड देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, अंडर डेवलप्ड शूट का एक एंड पार्ट होता है। इंटरनोड्स क्या होते हैं, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो पार्ट होते हैं जहाँ पर लीव्स अटैच होती हैं। ठीक है, नोड्स के ऊपर ही हमें एक्सिलरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनसे वेजिटेटिव ब्रांचेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में नोड इंटरनोड क्या होते हैं उसको हम इमेज में भी देखेंगे, तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के बताऊं, एक प्लांट में आप इस तरीके की गांठें देखते हैं। ठीक है, तो जब आप गांठें देखते हैं तो ये जहाँ से लीफ निकल रही है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नोड कहते हैं। और दो नोड के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लीफ निकल रही है, यहाँ पर लीफ निकल रही थी, तो दोनों नोड हो गए, और इनके जो बीच का पार्ट है वो क्या हो गया, इंटरनोड हो गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ से लीफ निकल रही है वहीं से एक्सिलरी बड भी निकल रही है। छोटी सी बड आपको दिखाई दे रही है, एक्सिलरी बड भी यहाँ से निकलती है। तो ये सारे क्या हैं, ये शूट सिस्टम के पार्ट हैं। ये डाइकोट प्लांट का चित्र बना हुआ है। अब हम बात करें कि शूट सिस्टम की, जब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि शूट सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक है स्टेम। स्टेम की जब आप बात करते हैं तो स्टेम क्या है, देखिए स्टेम जो है प्लांट का वो ऑर्गन है जिसके ऊपर लीव्स और बड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक डेवलपिंग सीड में जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं, उससे ही ये डेवलप होता है। इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, पर्व और पर्व संधि पाए जाते हैं। स्टेम का प्राइमरी रोल क्या है, स्टेम का प्राइमरी रोल सीधा सीधा ये है कि उसके ऊपर लीव्स लगी रहे, और लीव्स क्या करें, फोटोसिंथेसिस करें, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता रहे, और फूड से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती रहे। स्टेम के ऊपर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें पोलन बनते हैं,
फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारे जो पार्ट हैं वो स्टेम के ऊपर ही डेवलप होते हैं। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो पार्ट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टेम है। इसी के ऊपर देखिए लीव्स लगी हुई हैं, इसी के ऊपर बड लगी हुई हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये शूट सिस्टम का स्टेम वाला पार्ट कहलाता है। बात करते हैं लीफ की, तो लीफ क्या है, अगर हम ज़्यादातर वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं तो लीफ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। मीन्स ये वो पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। साथ ही साथ लीफ क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, हीट को डिस्पर्स करती है, ठीक है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनसे डिफेंड में हेल्प करती है, डिजीज़ से डिफेंड में हेल्प करती है। साथ ही साथ क्या करती है, लाइट को कैच करती है, ठीक है। और अगेन ये फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जहाँ नोड के ऊपर लीफ होती है, अगर हम बात करें, नोड के ऊपर एक बड प्रेजेंट होती है उसके एक्सिल में, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है और लीव स्प्राउट जो हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सिलरी बड तो किस में डेवलप हो जाती है, ब्रांच में डेवलप हो जाती है, और जो लीव्स स्प्राउट हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, लीव्स में डेवलप हो जाते हैं। लीव्स जो हैं वो हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर लगी हुई होती हैं, जो एपिकल बड है उससे ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये लीफ है, लीफ के नीचे की तरफ एक्सिल प्रेजेंट है जहाँ पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पार्ट देख रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। अब बात करते हैं हम फ्रूट की, तो फ्रूट जो हैं, अगर हम बात करते हैं किसी ब्लूमिंग प्लांट की, ऐसा प्लांट जिसके अंदर फूल लग रहे हैं, उनके अंदर एक राइपन्ड और मैच्योर ओवरी होती है, ठीक है। और इस मैच्योर ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। और सीड भी प्रेजेंट होता है। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। ये दोनों जो चीज़ है, फ्रूट और सीड, ये कब बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की, यानी कि पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है अनिषेक जनन, मतलब कि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइज हुए ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ फूल होता है, फूल के अंदर ओवरी होती है, उस ओवरी से ही आगे चलकर फ्रूट का ओरिजिन होता है। फ्रूट को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, किस बेस का उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उस हिसाब से। पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट जो हैं वो बेसिकली जो सिंगल फ्रूट होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फ्लावर में एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और सिंगल ओवरी से सिंगल फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है प्लम, पीचेस एंड अदर फ्रूट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिंपल फ्रूट के फल हैं, फूल हैं। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, बेर हो गया, मटर हो गया, आड़ू हो गया, ये सारे के सारे जो है इसी के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स वो होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे फ्रूट्स जो हैं क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होकर के एक मल्टीपल फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल फूल में जब मल्टीपल ओवरीज प्रेजेंट होती है तो उन मल्टीपल ओवरीज से लिटिल फ्रूट्स का क्लस्टर डेवलप होता है। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ब्लैकबेरीज एंड अदर फ्रूट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये अनानास का अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, जूम नहीं हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स जो हैं वो एग्रीगेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट जो हैं वो तब होते हैं जब डिफरेंट फ्लावर की जो ओवरीज हैं, वो बहुत सारे फूल जब पास पास में ग्रो होते हैं तो उनकी डिफरेंट ओवरीज से जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो देखने में एक बड़े लार्ज फ्रूट की तरह दिखाई देते हैं, उसे हम मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। जस्ट लाइक पाइनएप्पल, फिग्स, मलबेरीज इसके एग्जाम्पल हैं, नीचे आप इनके देख सकते हैं। तो आपका जो पाइनएप्पल है वो बेसिकली मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है, जबकि अगर हम देखें
एग्रीगेट फ्रूट की, तो आपका जो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी भी एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन इज सीड। ये हमने सारे पार्ट देख लिए। अब वो पार्ट जो कि दूसरे अदर पार्ट को, प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। ये प्लांट का एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? फ्रूट के अंदर होता है। सीड में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? सीड कोट, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कहाँ मिलती है? सीड के बाहर मिलती है। और सीड कोट का काम क्या होता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब सीड्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो मोनोकोट्स होंगे या डाइकोट्स होंगे। डिपेंड किस पर करता है कि सीड में कितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, कितने बीज पत्र उसमें प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर 2 टाइप के सीड्स होते हैं। फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं मोनोकोट सीड्स की। मोनोकोट सीड्स वो होते हैं जिसमें एक ही एम्ब्रियोनिक लीफ प्रेजेंट होती है, या एक ही कॉटिलेडन जो है वो प्रेजेंट होता है। मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं राइस, मिलेट, अनियन, कॉर्न, जिंजर और बनाना। ये देखिए यहाँ पर आपको मोनोकोट सीड का एक डायग्राम कॉर्न का बना हुआ है, जिया मेज़ का। यहाँ पर देखिए सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्कूटेलम। ठीक है, आप इस टर्म को याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि मोनोकोट जो हैं उनके सिंगल कॉटिलेडन के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है? स्कूटेलम। एक ही बीजपत्र जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ डाइकोट्स। डाइकोट्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर 2 बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए 2 बीजपत्र इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कितनी एम्ब्रियोनिक लीव्स हो गई? 2 एम्ब्रियोनिक लीव्स हो गई। एम्ब्रियोनिक लीव्स जो है वो कॉटिलेडन के लिए ही दूसरी टर्म है। एग्जाम्पल है बीन्स, पीनट्स, टमेटोज़ एंड अदर लेग्यूम्स। जितनी भी दालें हैं आपकी वो हमेशा डाइकोट की कैटेगरी में आती हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लें। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर हम कहें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, अगर हमने जितनी भी लिविंग प्लांट स्पीसीज़ हैं तो उसमें से 80% से भी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं उनको हम एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये सबसे वेरिड ग्रुप है जिसमें लगभग 3 लाख स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। एंजियोस्पर्म जो हैं उनको माना जाता है कि वो जिम्नोस्पर्म से ही डिसेंड हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रोथ राउंड हुए, कुछ ओल्ड फर्न्स थी, वो धीरे धीरे जो हैं वो ब्लूमिंग प्लांट के अंदर डेवलप हो गई। फ्लावर जो हैं वो एंजियोस्पर्म का कैसा कंपोनेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लिए हुए होता है। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर होता है? फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर होता है, वहीं पर सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो जिस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में बहुत सारी आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है, टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी निक्स यहाँ पर देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप से ये बिहेव करते हैं। तो ये जो है वो बेसिक कंसेप्ट था मॉर्फोलॉजी का कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी किस साइंस को कहते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो अगेन मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोज़। थैंक यू।